भूमिका चाहे जितनी बांध ली जाए, एक पंक्ति की खबर है, बीते 10 सालों में 3.25 लाख सरकारी नौकरियां कम हो गई। स्थायी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां उसी गति में बढ़ रही हैं। बीती 26 मई को नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए। बहुत सारे संगठनों ने अपने अपने आग्रहों पर 9 साल की विवेचना की। आर्थिक मोर्चों से जुड़ी एक खबर आई है जो सरकार के इन 9 सालों को फिर से कटघरे में खड़ा करती है। सरकार का ही एक आंकड़ा कहता है कि बीते 10 सालों में करीब 3.25 लाख सरकारी नौकरियां कम हुई। राहुल गांधी ने बाकायदा आंकड़ों के साथ ट्विटर पर सरकार को घेरा। कहा, हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज्यादा खत्म कर दी। पलटकर सरकार ने उनके आंकड़ों को गलत बता दिया, अपना आंकड़ा दे दिया। दोनों तरफ से हो रही आंकड़ेबाजी के बीच सच क्या है? क्या वाकई सरकार ने सरकारी कंपनियों में रोजगार कम किए हैं? क्या वाकई सरकार ने इन कंपनियों को प्राइवेटाइज करना चाहती है, जैसा कांग्रेस का इशारा कर रही है? 2012-2013 से 2021-22 तक की पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा करें तो मालूम होता है कि पिछले एक दशक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस CPSES में सरकारी नौकरियों में करीब 3.25 लाख की कमी आई है। अब यह है कि CPSE की क्या है? CPSE का मतलब भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनियां। इस सर्वे में 389 CPSE शामिल है, जिनमें से 248 चालू हैं। उदाहरण बता दें तो और साफ हो जाएगा। मसलन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल इंडिया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, ये CPSE है। इसमें भेल और गेल PSU कंपनियां हैं। PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये CPSE है। इसमें भेल और गेल PSU कंपनियां हैं। PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये CPSE के तहत ही एक सबसेट है। वापस खबर पर लौटते हैं। 10 साल में 3.25 लाख नौकरियां समीक्षा में, और क्या क्या है ये बताते हैं। 7 CPSE ऐसे हैं जहां पिछले 10 सालों में कुल रोजगार में 20,000 से ज़्यादा की कमी आई है। BSNL में रोजगार करीब 1.8 लाख कम हो गया। मार्च 2013 में जहां 2,55,000 से ज़्यादा कर्मचारी थे, वहीं मार्च 2022 में केवल 74,000 कर्मचारी रह गए। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से में 61,000 से ज़्यादा और MTNL में 30,000 से ज़्यादा नौकरियां घटी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन कंपनियों में नौकरियों का नुकसान हुआ, उनमें कंपनियां फ़ायदे में भी रही हैं। नुकसान में भी BSNL और MTNL 2021-22 में घाटे में चल रही टॉप 10 कंपनियों में थी, जबकि सेल और ONGC 2021-22 में सबसे ज़्यादा नफ़ा कमाने वाली CPSE में है। आप देखिए, कटौती चारों में हुई है, मगर कंपनी के तौर पर सेल और ONGC नफ़े में है और BSNL और MTNL नुकसान में। आंकड़ों की समीक्षा में एक बात और सामने निकल कर आती है कि अनुबंध वाले रोजगार या कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां बढ़ी हैं। मार्च 2013 में कुल 1.7 लाख कर्मचारियों में से 17% कॉन्ट्रैक्ट पर थे। वहीं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या 2.5% थी। 2022 में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़कर 36% हो गई। और वहीं दैनिक कामगारों की बात करें तो दैनिक कामगारों की 6.6%। कुल मिलाकर आज हालात यह हैं कि मार्च 2022 तक CPSE में कुल कार्यरत लोगों में से 42.5% लोग ठेके पर हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं। कहा जा सकता है कि सरकारी कंपनियां स्थायी कर्मचारियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट वाली कर्मचारियों को
रख रही है। ऐसा नहीं है कि सारी खबर डराने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अतुल ठाकुर की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने नौकरियां पैदा की हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ही ऐसी एक कंपनी है जिसने पिछले 10 बरस में लगभग 80,000 नौकरियां पैदा की। 10 CPSE ने 10,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा की और 13 ने 10,000 से अधिक रोजगार कम किए। ये तो हुई खबर। अब आते हैं राजनीति पर। राजनीति पर कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या किसी प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज़्यादा खत्म कर दी। इसके ऊपर इन संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां लगभग दोगुनी कर दी। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बढ़ाना आरक्षण का संवैधानिक अधिकार छीनने का तरीका नहीं है? क्या आखिर में इन कंपनियों के निजीकरण की साजिश है? उद्योगपतियों का ऋण माफ और PSU से सरकारी नौकरियां साफ, ये कैसा अमृतकाल? इसके जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी अपनी झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने की आदत से मजबूर है। पर्दाफाश करने के लिए कुछ तथ्य लिखा। 2013 में पब्लिक सेक्टर के उद्यमियों में कुल 20.3 लाख लोगों को रोजगार मिला था। BSNL, MTNL के पुनर्गठन और एयर इंडिया के निजीकरण के बावजूद 2022 तक ये संख्या 19.8 लाख हो गई। इसके अलावा मिशन रिक्वायरमेंट के तहत CPSE ने पिछले साल जून से 20,000 से ज़्यादा नए रोजगार पैदा किए, जो इस साल के आंकड़ों में दिखाई देंगे। भाजपा IT सेल के प्रमुख ने भी लंबा ट्वीट लिखा। कंपनियों ने वित्त वर्ष 2013-14 में 1.29 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में 2.49 लाख करोड़ रुपए का फायदा किया, यानी 93% की बढ़ोतरी। सभी CPSE का कुल मूल्य 31 मार्च 2014 को रुपए 9.5 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 15.58 लाख करोड़ हो गया। 65% की वृद्धि कांग्रेस को PSU की स्थिति पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए। गौर करिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। 2022 में 14.6 लाख नौकरियां हैं और भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि 19.8 लाख। इन दोनों में सच क्या है? इसके लिए हम सरकार की रिपोर्ट की ओर गए। रिपोर्ट की टेबल 5 के 1 में CPSE में रोजगार के आंकड़े दिए गए हैं। इसके मुताबिक रेगुलर कर्मचारी हैं 8,41,094, डेली रेट वर्कर्स हैं 96,690 और अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी हैं 5,24,423, कुल संख्या 14.6 लाख। सरकारी रिपोर्ट में तो हमें यही आंकड़ा मिला। 19.8 लाख का कोई आंकड़ा नहीं मिला। हालांकि सरकार के नेता अपने डिफेंस में यही दावा कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं नहीं मालूम। राहुल गांधी जिसे निजीकरण कह रहे हैं उसे सरकार विनिवेश माने डिसइन्वेस्टमेंट कहती है। माने ऐसी प्रक्रिया जिसे सरकार किसी सरकारी उद्यम में अपनी हिस्सेदारी को घटाती है या हिस्सेदारी को पूरी तरह से खत्म कर पैसा जुटाती है। भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण का फैसला लिया गया। निजी क्षेत्र के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। इसी दौरान विनिवेश की प्रक्रिया भी शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के विनिवेश की शुरुआत की, लेकिन ये शुरुआती स्तर पर था, बेहद छोटे स्तर पर था। इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला किया प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। यह वाजपेयी ही थे
जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बड़े पैमाने पर निजीकरण का साहसिक फैसला लिया। 1999 में वाजपेयी ने अपनी सरकार में इसके लिए एक नया मंत्रालय भी बनाया। विनिवेश मंत्रालय अरुण शौरी को इसका मंत्री बनाया गया। वाजपेयी सरकार ने भारत एल्युमिनियम कंपनी, बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रो केमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL जैसी सरकारी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा वाजपेयी ने बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश का रास्ता भी खोला। इसके पहले तब बीमा क्षेत्र सरकारी कंपनियों के हवाले ही था। वाजपेयी सरकार ने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 26% तय किया था। बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे 49% तक बढ़ा दिया। 25 सितंबर 2021 को इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अजय शंकर और IIM कलकत्ता के रिटायर्ड प्रोफेसर सुशील खन्ना लिखते हैं, 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बड़े सुधार की शुरुआत की। बड़ा मुनाफा बना रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निवेश, अधिग्रहण और प्रबंधन के फैसलों में स्वायत्तता की दी गई। इन सार्वजनिक उपक्रमों में को ग्लोबल बनाने और विदेशों में संपत्ति बनाने और अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित किया गया। वाजपेयी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया और कई सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण का फैसला किया। इससे प्राइस रिफॉर्मर्स यानी मूल्य सुधारों की एक सीरीज शुरू हुई। उन सेक्टरों में जहां सरकारी कंपनियों का वर्चस्व था, जैसे बिजली, पेट्रोलियम, उर्वरक और रसायन आदि सरकारी कंपनियों के प्रोडक्ट सस्ते होते थे। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की सुविधा के लिए इन प्रोडक्ट्स का बाजार मूल्य या वैश्विक मूल्य वसूलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दूसरा प्रश्न था गुणवत्ता का। सरकारी कंपनियों में क्वालिटी कंट्रोल एक बड़ी समस्या रही। इसका एक उदाहरण हम आयुध निर्माण या ऑर्डिनेंस बोर्ड के हवाले से दे सकते हैं। एक बेहतरीन डिजाइन वाली राइफल थी, लेकिन प्रोडक्ट्स के दौरान क्वालिटी के सातत्य नहीं था। कई बार सेना ने शिकायत की कि एक राइफल दूसरी राइफल से बिल्कुल अलग होती थी। अंततः हमने इंशास को पुलिस और पैरामिलिट्री के हवाले कर दिया और अब सेना के लिए नई राइफल ली जा रही है। NDA सरकार के मूल्य सुधारों का एक अनपेक्षित परिणाम यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ताकत और दक्षता स्पष्ट की गई। 2018 तक केंद्र सरकार कंपनियों का मुनाफा 1,75,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2003-04 में 43,000 करोड़ रुपए था। हालांकि वाजपेयी के निजीकरण के प्रयासों का काफ़ी विरोध भी हुआ था। RSS और उसके अनुषंगिक संगठनों का विरोध भी वाजपेयी को झेलना पड़ा। कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन से कंपनियां मुनाफे को ही अपना उद्देश्य बना लेंगी। सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन से नौकरियों में आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की स्कीम बंद करने का फैसला पहले ही वाजपेयी सरकार कर चुकी थी। 2004 में चुनाव में बीजेपी हार गई। इस हार को निजीकरण के खिलाफ जनादेश के रूप में भी देखा गया। यही वजह थी कि अगली UPA सरकार ने निजीकरण के किसी भी नए प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2014 में NDA की वापसी हुई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अपने गुरु अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने फिर से कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। 2021 में एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में टाटा ने खरीद लिया। इसके अलावा सरकार LIC, NTPC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NHPC, HAL जैसी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच चुकी है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के खतरे भी हैं। अजय शंकर और सुशील खन्ना ये भी लिखते हैं कि ज़रूरत के समय सरकारी कंपनियों का सपोर्ट न करने से नुकसान भी हुआ। HMT के पतन के साथ भारत अपने मशीन
टूल्स का 80% आयात करने को मजबूर है। भेल के प्रति बेरुखी ने भारत के इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को चाइनीज प्रोडक्ट से भर दिया है। प्राइवेटाइजेशन भारत की संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता से समझौता करता है। अगर भारत को चीन का सामना करने में पश्चिम देशों के पीछे नहीं जाना है तो अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भी मजबूत करना होगा। अब ये तय है कि सरकार नए उद्यमों में पाँव नहीं डालेगी, वो पॉलिसी बनाएगी और बाजार की शक्तियाँ अपने अब ये तय है कि सरकार नए उद्यमों में पाँव नहीं डालेगी, वो पॉलिसी बनाएगी और बाजार की शक्तियाँ अपने हिसाब से इन नियमों के तहत कंपटीशन में हिस्सा लेगी। थ्योरी ये है कि इससे बड़ी गुणवत्ता का प्रोडक्ट मिलेगा और दाम भी कम होगा। निजी क्षेत्र ने भी नौकरियां दी है, लेकिन वहां बेहतर तनख्वाह वाले पदों की संख्या बेहद सीमित है। छोटे समझे जाने वाले कामों के लिए नाम मात्र की तनख्वाह मिलती है और जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए इन परिवारों से अच्छा ह्यूमन रिसोर्स निकलने की संभावना कम हो जाती है। हम आज एफिशिएंसी और प्रॉफिट के नाम पर जो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं वो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि हम कैपिटल के नाम पर सोशल कैपिटल को तज रहे हैं। इन चीज़ों पर ध्यान दिए बगैर निजीकरण के लक्ष्य जो सरकार ने तय किए उन तक हम बस आंकड़ों में ही पहुंच पाएंगे और तब यही बहस चलती रहेगी कि नौकरियां 14 लाख दी गई कि और तब यही बहस चलती रहेगी कि नौकरियां 14 लाख दी गई या 19 लाख दी गई। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।